स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। मेरा नाम है निखिल साहू और आप देखना चालू कर चुके हैं ब्यूरो एकेडमी। दोस्तों, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक की ये जो हमारी वीडियो की सीरीज चल रही है, इसमें हमने प्लेटो, एरिस्टोटल जैसे थिंकर्स को कवर कर लिया है। साथ ही मैकियावेली को हमने पहले वाले पार्ट में कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही थी, तो ये उसका सेकंड पार्ट है। मैं बिना देर किए आगे बढ़ना चाहूँगा। इस किताब को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप खरीद लें, ताकि आप इससे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक पढ़ सकें। पिछली वीडियो में हमने बात की थी मैकियावेली कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था। मैंने आपको बताया था कि इटली का एक राज्य था फ्लोरेंस, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। पुनर्जागरण की संतान कहे जाते हैं। और आज का आपका होमवर्क यही होगा कि आप मुझे थोड़ा सा हिंट दें, थोड़ा सा बताएं कि कमेंट बॉक्स में कि क्या और क्यों जो मैकियावेली हैं उन्हें पुनर्जागरण की संतान कहा जाता है। इसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में दें, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर डिटेल में दे दूंगा। मैंने आपको बताया था कि यूनानी चिंतन कैसा था और मैकियावेली ने आके उसमें कौन से परिवर्तन किए। यहाँ पे बात की जाती थी आदर्शवाद, नैतिकता, आध्यात्मिकवाद, धार्मिकता। परंतु दूसरी ओर जब मैकियावेली आए, उन्होंने स्वयं के हित को सर्वोपरि रखा, भौतिकवाद को की बात की, पंथ निरपेक्षता की बात की। यहाँ पे धर्म की बात की जाती थी, तो मैकियावेली ने पंथ निरपेक्षता की बात की। उन्होंने राजनीति को व्यवहारिक रूप में उतारने की बात कही, जिसको अनुभववादी ज्ञान के रूप में जाना जाता है। एक मजबूत राज्य स्थापित करने के लिए उन्होंने बहुत से सिद्धांत दिए, बहुत से बातें की अपनी किताबों में, जो कि हमें उनकी जो सबसे फेमस बुक है द प्रिंस, उसमें मिलती है। साथ ही हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, डिस्कोर्सेस, द आर्ट ऑफ वॉर में भी हमें उनकी जो रचनाएं हैं उसमें उनके लेखन की जो उन्होंने बातें की है वो हमको मालूम पड़ती है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में लगभग बहुत सारी चीज़ें बता दी थी, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं कि राजनीति व नैतिकता के मध्य अलगाव पर मैकियावेली का क्या विचार है। तो दोस्तों, मैकियावेली के विचारों में राजनीति केंद्रीय विषय है। मतलब उन्होंने माना कि जो भी बात होगी, मतलब कि अगर संसार में कोई भी बात हो रही है, मान लीजिए संसार है, तो इसमें कोई भी बात हो रही है, तो उसका केंद्रीय मतलब उसका कोर जो होगा ना, उसमें राजनीति रहेगी। और जो नैतिकता है, धर्म है और अन्य सभी विचार हैं, वो राजनीति के अधीन रहेंगे। मतलब अगर आपको चर्च की बात करना है, आपको वित्त की बात करना है, या आपको कोई अन्य विचार, दर्शन वगैरह की बात करना है ना, तो ये सब राजनीति के नीचे रहेंगे। उन्होंने ये कहा राजनीति सर्वोपरि होगी, क्योंकि ये शक्ति से डील करती है। मतलब कि ये बताती है कि पावर को कैसे कैप्चर किया जा सकता है, एक राज्य का निर्माण कैसे होता है, राज्य को किस प्रकार शक्तिशाली बनाया जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि राजनीति का विचार केंद्रीय रहेगा हमेशा। मैकियावेली पर बर्लिन ने, ये बर्लिन वाली दीवार नहीं है, ये दूसरा बर्लिन है, ये विचारक रहे बर्लिन। इन्होंने लिखते हुए कहा कि जो मैकियावेली था वो अनैतिक नहीं था। मतलब कि ये कौन सी बात हुई अनैतिक और नैतिक वाली, क्योंकि अभी तो हमने इतनी देर से पढ़ते आए हैं कि जो मैकियावेली है वो बिल्कुल हर कोई भी चीज कर दो, मतलब आप स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्टेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप किसी भी सीमा को लांघ सकते हो। ये बात मैकियावेली ने कही थी। लेकिन अब ये बर्लिन यहाँ पे कह रहा है कि यह नैतिक नहीं है। तो वो इसलिए कह रहा है क्योंकि वह सदैव राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कार्यरत रहा है। कौन? मैकियावेली। मैकियावेली का जो किंग है ना, वो सदैव राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कार्यरत रहा है। वो हमेशा स्टेट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। मैकियावेली द्वारा
नागरिकों से नैतिकता की अपेक्षा की गई है। मतलब कि जो सिटीजन्स होंगे स्टेट के, उनसे एथिक्स की अपेक्षा करता है कि वो नैतिकता में व्यवहार करेंगे स्टेट में रहते हुए, परंतु राजा से शक्ति की अपेक्षा नहीं करता है और नैतिक मापदंड उस पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि वो स्टेट को स्ट्रॉन्ग करने हेतु कार्यरत रहता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मैकियावेली ने नैतिकता के 2 मापदंड स्थापित कर दिए। तो आप समझ गए कि यहाँ राजनीति और नैतिकता में मध्य अलगाव कैसे है, क्योंकि राजनीति का जो हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिस कौन करेगा, वो किंग करेगा, ठीक है ना, किंग करेगा, और जो सिटीजन्स होंगे, जो नागरिक होंगे, उनसे वो नैतिकता मतलब एथिक्स की बात करता है। तो अलगाव क्यों लिखा, क्योंकि राजनीति और नैतिकता दोनों की प्रैक्टिस एक साथ किंग नहीं कर सकता है, ठीक है। और वो ये भी बोलता है कि नागरिक भी नैतिकता और राजनीति की प्रैक्टिस एक साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नागरिक अगर राजनीति में भाग लेने लगेंगे तो वो फिर शक्ति का एकीकरण करना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए वो किंग को स्ट्रॉन्ग देखना चाहता है, इसलिए नैतिकता से वह दूर रखना चाहता है, इसलिए वो अलगाव की बात कर रहा है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं राजनीति और धर्म के मध्य क्या संबंध है, मैकियावेली ने इसके संबंध में क्या कहा है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने प्लेटो पढ़ा, उसके बाद हमने अरिस्टोटल पढ़ा, अरस्तु पढ़ा, तो इन दोनों विचारों ने भी धर्म के बारे में कुछ कुछ टिप्पणियां की थी। अब कि जब हम बहुत आगे बढ़कर मैकियावेली पढ़ रहे हैं, उसके क्या विचार हैं धर्म को लेकर, यहाँ पे हम समझते हैं। साथ ही आपको थोड़ा समझ में आएगा कि ये गांधी जैसे विचार लगेंगे आपको, क्योंकि गांधी जी भी ऐसी ही कुछ बातें करते थे। तो सुनिए बात क्या है। मैकियावेली ने स्पष्ट कहा कि राजा को धार्मिक नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, राजा को धार्मिक नहीं होना चाहिए बल्कि भौतिकवादी होना चाहिए। तो इससे क्या आशा है भौतिकवादी से, मतलब कि आपका स्टेट है, आपके स्टेट को स्ट्रॉन्ग करना है, यही आपका परम लक्ष्य होगा। आप आध्यात्मिक धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे, आप ये सब चीज़ों की बात नहीं करेंगे। आप बस ये देखो कि कोई दूसरा देश आपके देश पर हमला ना कर दे। आपका शस्त्रागार जो जहाँ पे आर्म्स रखे जाते हैं वो हमेशा फुल होना चाहिए। आप धार्मिक आध्यात्मिक बातें नहीं करेंगे, ये अपेक्षा करता है मैकियावेली राजा से। इसलिए वो कहता है कि धार्मिक नहीं होना चाहिए। तो ये बात कुछ ऐसी प्रतीत नहीं होती है जब गांधी कहते थे कि स्टेट जो है वो किसी भी कोई पर्टिकुलर रिलीजन है, नॉट रीजन है, रिलीजन को बढ़ावा नहीं देगा। तो ये बात हमको गांधी जैसी प्रतीत होती है, ठीक है। फिर बात क्या करता है मैकियावेली ने पहली बार, देखिए यहाँ पे पहली बार जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पहली बार उन्होंने कहा कि धर्म का प्रयोग सामाजिक व राजनीतिक रूप में होना चाहिए, क्योंकि धर्म समाज को बांधने में बड़ी शक्ति साबित होता है। धर्म एक अदृश्य शक्ति का भय है जिसका प्रयोग कर राजा को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। इसलिए राजा को सीखना होगा कि धर्म का प्रयोग राजनीति में कैसे किया जाए। अब देखिए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप थोड़ा प्रैक्टिकल होकर अगर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैकियावेली किस तरीके से कह रहा है और फिर गांधी इसको किस तरीके से बोलते हैं। तो मैकियावेली बोल रहा है यहाँ पर कि जो है ना राजनीति, इसमें धर्म का प्रयोग होना चाहिए। राजनीति मतलब राजा को, किंग को धर्म का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये एक अदृश्य भय की शक्ति है। भय की शक्ति है मतलब डर वाली बात है। राजा अपने आप को और जो अन्य मंत्रिमंडल है वो अपने आप को बोलेंगे
कि हम भगवान की संतान है, भगवान ने हमको भेजा है, ठीक है, ईश्वर ने हमको भेजा है, इसलिए आपको हमारी बातें मानना होगा। जनता से ये बोलेंगे ये लोग कि आपको हमारी बातें मानना होगा क्योंकि ईश्वर ने हमको भेजा है, चर्च ने हमको भेजा है। कौन कहेगा ये बातें? किंग कहेगा। किससे कहेगा? जनता से। तो ये हो गया राजनीति में धर्म का प्रयोग, ठीक है। और इसी के साथ जो राजा है वो अपनी शक्ति और शक्ति का प्रयोग है वो और अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि जब लोग समझेंगे कि अरे भाई ये तो खुद भगवान का दूत है, तो वो सारी इसकी बातें मानेगा। दूसरी ओर गांधी का मानना था कि धर्म जो है, धर्म यहाँ पे वो रिलीजन वाला धर्म नहीं है। धर्म से आशय ये है कि जो राजधर्म होता है, मान लीजिए हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का कार्य है कि वो अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन करे, वो सभी धर्मों को समान रूप से देखे। इस बात की बात करते हैं कौन? गांधी। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। किंग जो कि मैकियावेली का किंग है और गांधी का जो धर्म का दर्शन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये बात याद रखिएगा। और मैं क्यों इनको कोरिलेट करके बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार कंपैरेटिव एनालिसिस की बात आ जाती है कि गांधी और मैकियावेली जो धर्म की बात करते हैं उसके बारे में अपने विचार लिखिए, तो मेंस में ये आ सकता है। अब जो मैकियावेली ने धर्म की बात कही उस पे आलोचकों ने कहा कि वर्तमान दृष्टि से मैकियावेली का विचार पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि उसने राजनीति में धर्म का प्रयोग की सलाह दी जो कि वास्तविक रूप से सांप्रदायिकता तो बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात है, वर्तमान समय में तो ऐसा ही प्रतीत होता है, लेकिन 15वीं शताब्दी मतलब 1500 कुछ ये एडी की बात चल रही है, और आप उस समय की परिस्थिति जरा आप देखेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि इटली जैसा शहर जहां पे ज्यादातर क्रिश्चियन जू लोग ही निवास करते हैं, जो कि ज्यादातर एक ही धर्म से संबंध रखते हैं, वहां पर उस समय ऐसी सांप्रदायिक परिस्थिति या सांप्रदायिक तनाव की स्थिति नहीं थी और जब उन्होंने ये बात कही। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है, ये अगर ऐसा आप करेंगे, धर्म का प्रयोग अगर आप राजनीति में करेंगे, जो कि बहुत हद तक हो भी रहा है आज, आप इंडियन पॉलिटिक्स में आप इसको करीब से देख सकते हैं, जो कि सीधा सांप्रदायिकता को बढ़ाता है। तो ये बात मैकियावेली ने कही कि किस प्रकार धर्म का प्रयोग राजनीति में किया जाता है। अब अंतिम जो उनका विचार है मैकियावेली का, जो कि उन्होंने प्रिंस और जो उनकी एक और किताब है द डिस्कोर्सेस, उसमें लिखा है कि शासन प्रणाली कौन कौन सी होना चाहिए और वो कहाँ कहाँ उपयोग की जा सकती है। दोस्तों, जो अपनी किताब द प्रिंस में मैकियावेली ने लिखते हुए कहा कि निरंकुश शासन पद्धति ही इटली में सर्वोत्तम है। निरंकुश शासन पद्धति, ठीक है, इटली में सर्वोत्तम है, क्योंकि इटली के जो लोग हैं ना धूर्त, मक्कार, चालाक हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैकियावेली कह रहे हैं, क्योंकि इटली के लोग धूर्त, मक्कार, चालाक हैं, इसलिए निरंकुश शासन पद्धति इटली में लागू होना चाहिए। उन्हें समाज से कोई सरोकार नहीं है इटली के लोगों को। ये बात मैकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में कही। याद रखिएगा कि प्रिंस में वो क्या बोल रहे हैं। और दूसरी ओर द डिस्कोर्सेस, जो उनकी दूसरी किताब है, उसमें मैकियावेली लिखते हैं कि गणतंत्रात्मक शासन, यहाँ इसको स्पेलिंग को सही कर दूंगा मैं, ठीक है, जो पीडीएफ जो है ना वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे मैं स्पेलिंग ठीक कर दूंगा। तो गणतंत्रात्मक शासन पद्धति सबसे बेहतर है, ये बात द डिस्कोर्सेस में मैकियावेली ने बोली, क्योंकि इसमें शासन में शासन में व्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। किसमें? गणतंत्रात्मक शासन में शक्ति जनता में निहित होती है, जनता शक्ति का उपयोग करती है। कौन सी पद्धति में? गणतंत्रात्मक शासन में। इस शासन पद्धति को लागू करने से क्रांति की संभावना न्यूनतम हो जाती है और लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीधी भागीदारी करते हैं। किसमें? शासन में।
इस शासन पद्धति से राज्य की सुरक्षा बेहतर होती है, क्योंकि जो जनता है वो सैन्य संगठन बनाकर लड़ना प्रारंभ कर देती है, जिससे राष्ट्रवाद का विकास होता है। परंतु यहाँ एक जो की पॉइंट है वो ध्यान रखने योग्य वो है कि ये जो शासन पद्धति है, गणतंत्रात्मक शासन पद्धति, या हम इसको रिपब्लिकन सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये हर कहीं लागू नहीं हो सकती, इटली में नहीं हो सकती लागू, या और कोई एशिया के देशों में लागू नहीं हो सकती। ये केवल उन्होंने कहा वहां लागू हो सकती है जहां व्यक्ति नैतिक और सद्गुणी हो। और उनके अनुसार उन्होंने कहा ऐसे व्यक्ति पाए जो यूरोप है ना, मैं मैप दिखा देता हूं आपको। यूरोप है उसके नॉर्दर्न एरिया में, जो नॉर्थ वाला एरिया है, उन्होंने एक स्विट्जरलैंड को उस टाइम कंसिडर किया था कि यहाँ पर इस क्षेत्र में आप जो रिपब्लिकन सिस्टम है उसको लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये जो विचार थे मैकियावेली की, आपको समझ में आए होंगे। पहली वाली जो वीडियो है वो पहला पार्ट देख लीजिएगा, उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखिएगा। और अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी प्रश्न, मैं उत्तर देने की कोशिश जरूर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद ब्यूरो एकेडमी को देखने के लिए, ब्यूरो एकेडमी को सुनने के लिए और ब्यूरो एकेडमी के साथ अपना समय बिताने के लिए। धन्यवाद।